अस्सलाम वालेकुम सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी आप सबके सामने एक बार फिर से नए वीडियो में अपनी बात रखने आया हूँ। सबसे पहली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में जो एक सिलसिला हमेशा से चला आ रहा है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो है रेप का। एमपी के उज्जैन में एक रेप हुआ है, दिन में बीच चौराहे पर, फुटपाथ पर। जी हाँ, बीच चौराहे पर फुटपाथ पे एक रेप हुआ है। सैकड़ों की भीड़ ने उस रेप को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में वीडियो बनाने का काम किया है। जी हाँ, एक 28 साल के व्यक्ति ने एक 35 साल की महिला का रेप फुटपाथ पे बीच पब्लिक में किया है, दिन दहाड़े। लोगों ने बचाने के बजाय उसका वीडियो रिकॉर्ड करना ज्यादा जरूरी समझा। ये सोशल मीडिया न जाने क्या करवाएगी। सोशल मीडिया पे वो वीडियो डालने के बाद, यानी वहां पर मौके पर जो काम करना चाहिए था वो काम ना करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग की गई, सोशल मीडिया पर वीडियो डाला गया। उसके बाद वहां से पुलिस को पता चला, तब पुलिस ने जाकर के मुजरिम को गिरफ्तार किया। डायरेक्ट ना ही किसी ने पुलिस को फोन किया, डायरेक्ट ना ही किसी ने उसे रोकने की कोशिश की, बल्कि वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना ज्यादा उचित समझा। यह कमाल है। यह सब कुछ होता क्यों है? होता इसलिए है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा एक रेप हुआ। रेपिस्ट पुलिस का सहपाठी था, सहयोग कर्मी था, पुलिस का साथ देने वाला एक अनऑफिशियल पुलिस कर्मचारी था। अनऑफिशियल पुलिस कर्मचारी था, पुलिस मित्र था। उसने रेप किया, बुरा हाल किया उस महिला का। आप सबने वो वीडियोस देखी, वो न्यूज़ देखी। उसको इस तरीके से मारा पीटा कि वो जो चश्मा लगाए हुई थी वो घुस गया था उसकी आंखों में। सीबीआई के हाथ में केस गया। पहली ही पेशी पे सीबीआई का वकील मौजूद नहीं रहा वहां पर, जबकि पूरा केस सामने है। उसके बावजूद पहली ही पेशी पर सीबीआई का वकील मौजूद नहीं रहा। अगर दूसरी में भी मौजूद नहीं रहेगा तो शायद उस मुजरिम को, उस आतंकी को जमानत मिल जाएगी। कमाल है ना। चलिए, यही बात नहीं रुकती है। इसी हिंदुस्तान की एक बात और बताता हूं। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा हुआ है एक पेशेंट के। वो पेशेंट हॉस्पिटल के लिए जा रहा है। 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के बीच का। उस 12 किलोमीटर के बीच में ही पेशेंट के साथ जो महिला थी, उस एम्बुलेंस में बैठे अस्पताल कर्मियों ने उस महिला के साथ रेप किया और उस पेशेंट को फेंक दिया गया नीचे और उसकी मौत हो गई। जी हां, उस पेशेंट को नीचे फेंक दिया गया, उसकी मौत हो गई और उसके साथ जो महिला थी उसका रेप कर दिया गया उस 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में। यानी कि हॉस्पिटल सेफ नहीं थे, एम्बुलेंस भी सेफ नहीं है, बीच चौराहा भी सेफ नहीं है, फुटपाथ भी सेफ नहीं है। बात यही नहीं रुकती है भारत में बात यही नहीं रुकती है। लगातार रेप हो रहे हैं, लगातार होते ही जा रहे हैं। स्कूल में, कॉलेज में, चौराहों पर, घरों में, मार्केट में, हर जगह हो रहे हैं। उसका रीजन, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि इन मुजरिमों को आसानी से छोड़ दिया जाता है, आसानी से इनको बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। जैसे बीएचयू की छात्रा बनारस में जो थी, मैंने पिछले भी वीडियो में जिक्र किया था, बीएचयू की, बनारस की जो छात्रा के साथ तीन लोगों ने रेप किया था, उन तीनों को जमानत दे दी गई है। और क्योंकि वो एक सरकार से मिले हुए कर्मचारी थे, आईटी सेल के, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर थे, उन्हें जमानत दे दी गई है। और यहीं तक बात नहीं रुकी है, उनके वापस आने पर उनके घरों में फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया है। इसी वजह से ये रेप नहीं रुक रहे हैं।
कहीं 3 साल की बच्ची के साथ, कहीं 5 साल की बच्ची के साथ, कहीं महिला के साथ, कहीं बुजुर्ग के साथ लगातार रेप हो रहे हैं, लेकिन इसको रोकने की क्षमता किसी में नहीं है, क्योंकि इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इनके खिलाफ सबूत नहीं जुटाए जाते हैं, पुलिस बिक जाती है, अदालतों तक सबूत नहीं पहुंचता है और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जिनके खिलाफ वकीलों को खड़ा ही नहीं होना चाहिए, वकीलों को पूरा बाइकआउट कर देना चाहिए कि इनके साथ हम खड़े ही नहीं होंगे, इनका केस ही नहीं लड़ेंगे, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यह अफसोसनाक है। इस भारत में लगातार, चाहे वो गुजरात की महिला रही हो, चाहे वो हैदराबाद की महिला रही हो, चाहे वो उज्जैन की महिला रही हो, चाहे वो भारत के बाकी प्रांतों के बाकी जगहों का मामला रहा हो, लगातार यही होता जा रहा है। आज भी मेरे सामने 20 से ज्यादा केस न्यूज में आज मैंने देखे हैं, 20 से ज्यादा केसेस मैंने न्यूज में देखे हैं। मैंने पहले भी इसके ऊपर 2 साल पहले, 3 साल पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, और एक वीडियो में तो मैंने ये कहा था कि अब अदालतों का किसी भी तरीके से आप इंतजार ना करिए, कानून का इंतजार ना करिए। अगर आपके घर में मां, बहन, बेटी है तो उन पर गलत निगाहें देखने डालने वालों की आंखें निकालने का काम करिए, तभी आपकी बहन बेटी महफूज हो सकती है। तभी मैंने कहा था, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह होना पड़ेगा, क्योंकि ये मर्दानगी है ना, ये कायरता में बदलती जा रही है। कायरता में बदलती जा रही है कि सामने बलात्कार हो रहे हैं और आप खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं, ना पुलिस को फोन किया, ना बचाने की कोशिश की। कमाल है ना कि एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है और आप खड़े होकर के उसका वीडियो बना रहे हैं, तमाशगीन बने हैं। मैं तो कहता हूं, जिन लोगों ने वीडियो बनाई है वो बराबर के मुजरिम हैं, उन्हें भी सजा होनी चाहिए इस बलात्कार की, उन्हें भी सजा होनी चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम इस पर गौर नहीं करते हैं। आज हमारे देश में हर तरफ प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी हैं, हर तरफ प्रॉब्लम पहुंच चुकी हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसके बावजूद लोग रोजगार पर ध्यान न देते हुए नफरतों पर ध्यान देते हैं। अमरोहा, यूपी के अमरोहा का एक मामला आया है सामने। एक मासूम बच्चा, 5-6 साल का बच्चा रख लीजिए, 4-5 साल का है, मैं 5-6 कर देता हूं। 5-6 साल के बच्चे को दिन भर क्लास के बाहर खड़ा रखा है एक टीचर ने। आप समझ गए होंगे क्यों खड़ा रखा है, क्योंकि बच्चा मुसलमान है। जी हां, उस टीचर का, उस प्रिंसिपल का कहना यह है कि यह अपने टिफिन में मांस लाया था, इसलिए उसे बाहर खड़ा कर दिया। उसके घर फोन करके उसके वापस नहीं किया उस बच्चे को, नहीं, यह जिम्मेदारी नहीं बनती है ना। स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया गया, पूरे स्कूल टाइम में वो बच्चा खड़ा रहा। 4-5 घंटे अगर किसी बच्चे को खड़ा कर दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। उसको खड़ा कर दिया गया। यही नहीं, जब उसकी मां उसे स्कूल लेने के लिए आई तो उससे यह कहा गया कि तुम्हारा बच्चा आतंकवादी है, मैं इसे नहीं पढ़ा सकता। तुम्हारा बच्चा आतंकवादी है, मैं इसे नहीं पढ़ा सकता। इसलिए कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए कहा गया कि शक था कि यह मांस लेकर आया है, जबकि उसमें सोयाबीन की बरी निकली। उस टिफिन बॉक्स में जिस बिरयानी को मांस बिरयानी बताया था, उस अंधे टीचर ने वो सोयाबीन के बरी की बिरयानी निकली। लेकिन कार्रवाई के नाम पर अंडा है, कार्रवाई नहीं हो सकती। कमाल है ना, ये कमाल है ये। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हर तरफ गौमांस के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, गौ तस्करी के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, इसलिए ये पॉसिबल है। और सरकार मूक दर्शन बन के देख रही है, वो एक अलग मैटर है। अदालतें भी इसमें कमजोर पक्ष रख रही हैं, अदालतों का भी कमजोर पक्ष सामने आ रहा है। सबूतों के आधार पर, जाति के आधार पर, शक के आधार पर, पार्टी के आधार पर, गवर्नमेंट के आधार पर, पावर के आधार पर। अफसोस है ना ये। इसी वजह से इन बातों को ज्यादा इस समाज में एक्सेप्ट किया जाने लगा है। आपने देखा होगा, एक हिंदू बच्चे को मार दिया गया, एक हिंदू बच्चे को गोली मार दी गौ तस्कर के नाम पर। गौ रक्षकों ने गोली मार दिया। उसके पिता का कहना है कि मैंने मुजरिम से पूछा कि भाई मेरे बच्चे का क्या कसूर था, तुमने उसे क्यों मार दिया? तो उसने कहा कि मैंने उसे मुसलमान समझा था। उसने जवाब में यह नहीं कहा कि मैंने उसे गौ तस्कर समझा था, नहीं, मैंने उसे मुसलमान समझा था इसलिए मार दिया।
उस बच्चे के पिता का यह कहना है कि मेरे सामने उस गौरक्षक ने जो बातें कही है, अगर मैं कह दूंगा तो इस भारत में भूकंप आ जाएगा और मुझे गोली मार दी जाएगी, क्योंकि मैं उनके पावर को समझ चुका हूं, मैं उनके ताकत को समझ चुका हूं, वो कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन लोग हैं, ये मैं जान चुका हूं। इसलिए मैं उनकी बातों को लोगों के बीच नहीं ला सकता हूं। मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं उन बातों को पब्लिक बुला करके, मीडिया बुला करके उन बातों को कहूं और सुसाइड कर लूं। अगर ऐसा नहीं किया तो मुझे गोली मार दी जाएगी, मेरे घर वालों को गोलियां मार दी जाएंगी। मेरे घर वालों की सेफ्टी की जिम्मेदारी अगर कोई ले तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। और सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। और क्यों कर लेगा? सबको पता है कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कही है बात कि भारत में मुसलमान एक ऊंचाई पर पहुंच रहा है, एक बदलाव आ रहा है मुसलमानों के बीच, लेकिन भारत में अभी भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कुछ लोग। आदरणीय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो भारत में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? आप खुल के नाम लीजिए उनका। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप खुल के नाम लीजिए। आप क्यों डर रहे हैं ये कहने से कि कुछ लोग भारत में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? आखिर आपके पीछे ऐसा कौन सा डर छुपा हुआ है? आपके पीछे तो बहुत बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस वगैरह आपके पास साथ रहती हैं। आपको कोई खतरा नहीं है इस देश में, दुनिया में आपको खतरा नहीं है, क्योंकि आप भारत जैसे महान और बड़े देश के एक प्रधानमंत्री हैं। आपको कोई खतरा नहीं। आप बताएं कौन लोग हैं वो, और सिर्फ बताएं ना आदरणीय, मैं तो कहता हूं उनके ऊपर कार्रवाई भी करिए। लेकिन क्या ये कार्य आप करने में सक्षम हैं? मुझे नहीं लगता कि आप ये कार्य करने में सक्षम हैं। अगर आप अपने पार्टी के नेताओं को एक आश्वासन दे दें कि अगर किसी ने मुसलमानों के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी को करने की कोशिश की तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, उसका पद छीन लिया जाएगा। अगर आप ये कर दें तो आपकी पार्टी के, यानी कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की हिम्मत टूट जाएगी, जिससे वो अपने गुर्गों द्वारा ये हत्याएं नहीं करवा पाएंगे। हकीकत यह है कि पावर में होने की वजह से वो अपने गुर्गों से ये काम करवा रहे हैं। अफसोसनाक है। भारत के मुसलमानों से मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि आज देश में चल क्या रहा है और हम उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मैं उन पर रोशनी डालना चाहता हूं। आप समझदार हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कहने की कोशिश करूंगा, अगर आप गाय पालते भी हैं तो गाय पालना बंद कर दीजिए। अगर आप किसी तरीके का मांस लेकर के सड़कों पे निकलते हैं या कहीं से आते जाते हैं, सफर में लेकर निकलते हैं, तो उसको भी बंद कर दीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं डर रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इनको वो बहाना ही मत दीजिए कि आप पर हमला करें। उसके बाद भी जाहिर सी बात है, बहुत सारे इनके पास बहाने हैं, ढूंढते रहेंगे, लेकिन कम से कम इस बहाने से ये नहीं मार पाएंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक बुजुर्ग को ट्रेन में मार खाते हुए देखा है। भले झूठा शख्स सही, झूठे शख्स से ही मारते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल मैं बचाव के लिए जो कह रहा हूं कि आप इतना करने की कोशिश इसलिए करें क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ न पावर है, न पुलिस है, न शासन है, न प्रशासन है, न अदालत है, कोई नहीं। आपको खुद को बचाव करने का इंतजाम करना पड़ेगा। अब कैसे कैसे कर सकते हैं ये मैं नहीं जानता महाराज, आप स्वयं सोचें कि आप इससे बचाव कैसे करेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि बलात्कार से बचाव अगर करना है, अपनी मां बहन बेटियों की सेफ्टी के लिए अगर आपको कोई इंतजाम करना है, तो आप खुद में इतना पावर अपने अंदर रखिए कि अगर मेरी मां बहन बेटी की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा। ये कर दीजिए। ये मत करिए कि साहब मैं पुलिस के पास जाऊंगा, कंप्लेन करूंगा। ये नहीं 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 नहीं। हो सकता है ये मेरा वीडियो भाषण, ये भड़काऊ भाषण में एडमिट कर लिया जाए, लेकिन महाराज मैं क्या करूं? मैं अदालत से कहता हूं कि मैं क्या करूं, बताइए। एक आम नागरिक, मामूली आदमी अपनी मां बहन बेटियों को इन मुजरिमों से कैसे बचाए? या तो आप रास्ता बता दीजिए। अब ये ना कहिएगा कि हम सजा देंगे,
ये न कहिएगा कि हम कानूनी तौर तरीके की मदद लीजिए आप और हम कानूनी हिसाब से सजा दे। नहीं सरकार, ऐसा मत करिए। इज्जत लुटने के बाद वो इज्जत वापस नहीं आती है, आप कुछ भी कर लीजिए और वो मुजरिम आजाद हो जाता है अपने पावर और पैसे के बल पे, और फिर जाकर के वही हरकत वो करता है। तो क्यों ना उसका काम वहीं तमाम कर दिया जाए। जिस फुटपाथ पे उसने एक महिला का रेप करने की कोशिश की और रेप किया, उसी फुटपाथ पे आखिर लोगों ने उसे जिंदा क्यों नहीं जलाया। इस आवाम की, इस जनता की, भारत की जो 140 करोड़ जनता है, उसकी नपुंसकता आप देखिए, उसकी, मैं क्या कहूं, इसको शब्द क्या दूं मैंने ये केसेस बताए हैं आपको, ये बहुत कम केसेस बताए हैं, मैं छुटपुट घटनाएं आपको बता रहा हूं। ये बहुत भयानक भयानक मामले हुए हैं और होते जा रहे हैं हर दिन। मैं इस टाइम आपसे बात कर रहा हूं, इस टाइम भी भारत में कहीं ना कहीं कांड हो रहे हैं। है ना अफसोस की बात, लेकिन अफसोस जताने से इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। इस नफरत को खत्म करना होगा और इस नफरत के खिलाफ जब आप खड़े होंगे, इनको डर लगेगा, तभी आप बच सकते हैं। इस टाइम भारत में दो इशू हैं बस। एक, गौरक्षा के नाम पे हत्याएं हो रही हैं और दूसरी, महिलाओं के साथ अन्याय और रेप हो रहा है। और इन दोनों से निपटने के आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन तरीके हैं। अगर आप चाहें तो उन तरीकों को अपना सकते हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर्स से, अपने फॉलोअर्स से, अपने जानने वालों से ये बात बता देना चाहता हूं कि आपको अपनी बहन बेटी की सुरक्षा स्वयं करनी है। मैं बताऊं आपको, 1-2 दिन खाने में आप खिचड़ी खा लीजिए, मांस ना खाइए, मुर्गा ना खाइए, मछली ना खाइए, पनीर ना खाइए, बड़ी डिशें ना खाइए। 2 दिन उस अमाउंट को बचा लीजिए और उस अमाउंट को आप वहां पर लगाइए जहां आप अपनी मां बहन बेटियों के बलात्कारी को मौके वारदात पे सजा दे सकते हैं, उसमें लगा लीजिए आप। मौके वारदात पे सजा देना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौके वारदात पे आप सजा दीजिए, आइंदा से कहीं ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, लगातार आप लोगों के आते रहेंगे आपके सामने और बताते रहेंगे कि हमारे देश में चल क्या रहा है और इससे बचाया कैसे जा सकता है। एजुकेशन पर भी बात कर सकता हूं अगर आप लोग चाहेंगे तो। एजुकेशन पर बात मैंने करने की कोशिश की थी, जिसके बाद मेरे चैनल को बंद कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। मेरे सब्सक्राइबर्स भी डाउन होने लगे थे, लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं रही थी, लेकिन मैं उसके ऊपर अभी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप चाहेंगे तो मैं एजुकेशन पर बात करूंगा, नहीं तो मेरे पास कम से कम दिन भर में 200 मुद्दे रहते हैं जिन पे मैं आपके सामने आकर के अपनी तेज आवाज में बात करके आपको बरगला सकता हूं, आपको बेवकूफ बना सकता हूं। बेवकूफ बनाने का मतलब ये मसले सही होंगे, बातें सही होंगी, लेकिन मैं आपके खून को जोश मार देने के लिए तैयार करूंगा ताकि आप मेरी वीडियोस देखें। मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चीज को आपके अंदर गुस्सा ना पैदा हो, बल्कि आप इस चीज को सही से समझें और अमल करके इस चीज से बचने की कोशिश करें, इस चीज में बचाव करें अपना। मैं नहीं चाहता कि आप बरगलाने में आ जाएं, गुस्से में आ जाएं, नहीं। ठंडे दिमाग से इस बात को सोचना पड़े आपको। इसलिए मैं बड़े तमीज के दायरे में रह के बड़ी शराफत से आपसे पेश आ रहा हूं और शराफत से बात कर रहा हूं। मैं किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं किसी एक धर्म जाति की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आम बात कर रहा हूं, भारत के 140 करोड़ लोगों से बात कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं याद रखेंगे मुझे।